बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएससीटी डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम लोग बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 1 हम लोग बच्चों डिस्कस कर चुके थे। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आगे जाने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम, पहले तो हम दोबारा रिकॉल करते हैं। होम्योस्टेसिस था हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है। और इसके अलावा जो लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, वो आप लोगों ने फीडबैक सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। अबाउट ओस्मो रेगुलेशन छोटा सा हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन दिया था। इसके अलावा हम लोगों ने जो है थर्मो रेगुलेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। अच्छा, तो फीडबैक की टाइप्स वगैरह आप लोगों ने सबने देखी सुनी थी कि ये फीडबैक सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। अच्छा, अब आगे इन्वायरमेंट पे भी आप लोगों ने बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, ओस्मो रेगुलेशन, जो कि हमारा पहले हम लोगों ने सिर्फ जर्नल सा डिस्कस किया था। आज हम ओस्मो रेगुलेशन को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, हर बॉडी जो है वो एक इक्विलिब्रियम हालत में होना पसंद करती है। कोई भी चीज़ ना ज़्यादा होना चाहती है, ना ही वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहती है। तो ठीक है, हर चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी समझती है। तो बॉडी के अंदर भी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसे अपनी बॉडी में बैलेंस पानी चाहिए, बैलेंस सॉल्यूट चाहिए, कि जितने भी मिनरल्स उसकी बॉडी में मौजूद हैं वो बैलेंस कंडीशन में हो, और जो पानी उसको रिक्वायर्ड है वो बैलेंस हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो उसकी बॉडी में। तो ये हर चीज़ जो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी रूल पे बेस कर रहा होता है कि बॉडी के अंदर उसका पानी या उसके जो सॉल्यूट्स हैं वो बैलेंस कंडीशन में हो। अब ये जो बैलेंसिंग का काम होता है, ये कौन सा सिस्टम कर रहा होता है, क्योंकि हर बॉडी में सिस्टम मौजूद हैं, हर काम के लिए कोई ना कोई सिस्टम मौजूद है। जैसे अगर बॉडी के टेम्परेचर को अगर मेंटेन करना है तो कौन सा सिस्टम वर्क करता है, थर्मो रेगुलेशन वाला सिस्टम वर्क कर रहा होता है। उस सिस्टम को या उस रेगुलेशन को कौन कर रहा होता है, तो थर्मो रेगुलेशन होता है वो। अगर बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस को चेकना होता है या चेक करना होता है, तो कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीशन वाला सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अगर बॉडी में वाटर के और सॉल्यूट के बैलेंस का ख्याल रखना है तो वो कौन कर रहा होता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम कर रहा होता है। In order to understand the osmoregulation, first learn about the osmosis. हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, osmosis के बारे में, कि exactly osmosis क्या है। क्योंकि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ओस्मो, ठीक है। ओस्मो आपके पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, ओस्मोसिस से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो पानी की और सॉल्यूट की जो मूवमेंट होती है, जो बैलेंसिंग होती है, वो ओस्मो कहलाती है या ओस्मो रेगुलेशन होती है। और वो किस मेथड के थ्रू होती है, वो ओस्मोसिस के मेथड के थ्रू होती है। ओस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ लिया था पहले भी, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ओस्मोसिस के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल पढ़ी थी कि ओस्मोसिस एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, बैलेंस करना है किसको, वाटर को एंड सॉल्यूट को। जिस तरह कोई भी सी सॉ है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, इसी तरह ना बॉडी में वाटर का ज़्यादा होना बनता है ना ही कम, ना ही सॉल्यूट का ज़्यादा होना बनता है ना ही कम। तो इन दोनों चीज़ों को अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब ओस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन तो आप बचपन से याद करते आते हो, तो आपको याद तो होगी, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या होता है, इसके जो है वो डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। याद तो करने के लिए आप सब कुछ याद कर सकते हो, समझना ज़रूरी है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूव करना, जस्ट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जो बात है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल का मूव करना है, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ना ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूव करना। यहाँ पर जो बात हो रही है वो वाटर के मॉलिक्यूल से रिलेट बात हो रही है। हायर कंसंट्रेशन से उसने जाना है किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी होगा वो वहाँ से किस तरफ मूव करेगा, जहाँ कम पानी होगा उस तरफ मूव कर जाएगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा ही होता है नॉर्मली लाइफ में भी, आप लोगों ने देखा है कि प्लांट के अंदर जहाँ पर हर पार्ट में उसने पानी पहुँचाना है तो वो कैसे पहुँचाएगा, बाय द हेल्प ऑफ दी ओस्मोसिस। नीचे से वो पानी के, जहाँ कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है रूट्स के अंदर, सॉरी सॉइल के अंदर, रूट्स क्या करती हैं, उस
हायर कंसंट्रेशन यानी कि पानी की जो कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से सक कर कर किधर लेकर जा रही होती हैं, जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, जहाँ मतलब कि जो लीव्स वाले पार्ट है वहाँ लेकर जा रही होती है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ जो है वो पानी के मॉलिक्यूल को पास होने देती है और किसी मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती। अब चाहे वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट सॉल्यूट हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ जो है वो पानी के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होने की इजाज़त देती है, उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि पिंक कलर से मैंने हाईलाइट, यहाँ पर भी जो पिंक कलर यूज़ किया गया है इससे मैंने वाटर को हाईलाइट किया हुआ है, और जो पर्पल कलर से है वो क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स है। अब देखो, पिंक कलर का जो यहाँ पानी है किस तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है? जो पिंक सा आपको पानी का वो नज़र आएगा, तो ये किस तरफ ज़्यादा है? ये इस सेक्शन में पानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। नज़र आ रहा है आप लोगों को कि सॉल्यूट देखो पर्पल कलर के पार्टिकल्स हैं और वो किस तरफ ज़्यादा हैं, तो वो इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ क्या है? कम है। अब सॉल्यूट एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो ऑब्वियसली जिस तरफ ज़्यादा सॉल्यूट होगा वहाँ पर पानी क्या है? कम है, कंसंट्रेशन उसकी पानी की कम हो रही है। और जिस तरफ सॉल्यूट कम है, ये वाला पार्ट, यहाँ पानी ज़्यादा मौजूद है। अब हायर पानी जो है वो किस तरफ मूव कर जाएगा? लोअर पानी की तरफ, सही है, जहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां की तरफ मूव कर जाएगा। और ये जो पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का आपको बैरियर नजर आ रहा है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को पास होने में हेल्प कर रही है, और जो पर्पल कलर के पार्टिकल्स हैं यानी कि सॉल्यूट, ये उसी तरफ रह जाएंगे, इन्हें पास होने की इजाज़त वो नहीं देगा। अब देखो यहाँ से पिंक कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर कर इस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर कर किस तरफ चले गए? इस पार्ट में चले गए, यानी कि कंसंट्रेशन पानी की जहाँ ज़्यादा थी वहाँ से वो किस तरफ मूव कर गया कि जहाँ पर कंसंट्रेशन जो है पानी की कम है। तो ये आपके पास जो होता है ओस्मोसिस का मेथड होता है कि जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में होती है और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को या पानी के पार्टिकल्स को मूव करने की इजाज़त दे रहा होता है। ठीक है, एक जर्नल जो है वो देख लीजिए, डायग्राम थोड़ी सी मूविंग डायग्राम है कि पानी की कंसंट्रेशन आपको नज़र आ रही है कि किस तरफ है? ज़्यादा जो है पानी की कंसंट्रेशन वो इस तरफ है, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल सॉल्यूट का मौजूद नहीं है। तो पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है या इस तरफ ज़्यादा है? ऑब्वियसली इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर जहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं होते तो दैट मीन्स वहाँ क्या होगा? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो पानी मूव भी किस डायरेक्शन में कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर की कम है, पानी उसी तरफ मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मूवमेंट ऑफ द वाटर समझ आ गई कि किस तरफ से होगी? ये आपके पास एक बैरियर नजर आ रहा है सेमी परमिएबल का, ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहा है। ओके जी, ये एक ओस्मोसिस की डायग्राम है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब शुगर क्या है? वो एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है। शुगर भी हो सकता है, इट कुड बी सॉल्ट, कोई भी और बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए शुगर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब मुझे ये देख के बताओ, जो ग्रीन कलर का पार्टिकल आपको सबसे ऊपर मैंने दिखाया हुआ है, जो सबसे बड़ा साइज में है, वो ग्रीन कलर का शुगर है, यानी कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल है। और जो ब्लू कलर में आपको स्मॉल पार्टिकल नजर आ रहा है वो क्या है? वो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब दो आपके पास जो है वो बनी हुई हैं डायग्राम्स, एक सेक्शन बी है, यानी सॉरी एक सेक्शन ए है, यानी कि बीकर वन, मैं इसको कह रही हूँ एक बीकर वन है, ये रहा, ये है वो आपका बीकर वन, यानी कि बीकर ए। और ये आपके पास जो है वो क्या है? बीकर बी है। ठीक है, इन्होंने बीच में क्या लगाया हुआ है? इन दोनों बीकर्स को कंबाइन करके इनके बीच में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली भी कह सकते हैं और सेमी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है जो कि क्या करेगी? सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को पास होने में हेल्प करेगी। अब आप देखो कि शुगर के मॉलिक्यूल्स किस तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीन कलर का सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहाँ पर ये ग्रीन सर्कल्स कम होंगे। ठीक है, तो किस तरफ कम है? क्योंकि ग्रीन सर्कल ज़्यादा सॉल्यूट, जहाँ सॉल्यूट कम होता है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, ब्लू पार्टिकल्स कम है किस तरफ? जहां पर ग्रीन पार्टिकल मौजूद है।
तो वाटर मूव कहाँ से करेगा, जहां से उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी वो वहां से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां पर लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो एरो नजर आ रहा है मूव करता हुआ, वाटर की हायर कंसंट्रेशन जहां होगी वो मूव करेगा किसकी तरफ, जहां वाटर की लोअर कंसंट्रेशन होगी। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। अच्छा, नीचे एक लाइन ग्रीन से लिखिए, लो शुगर कंसंट्रेशन। नजर आ रहा होगा कि यहाँ कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं है, तो शुगर की कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, कम है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। जबकि इस वाले में देखो तो हाई शुगर कंसंट्रेशन है, यहाँ शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ऑब्वियसली शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, जिस तरफ आपके पास शुगर की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है, शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, कम, वाटर की क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा, उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एक मैंने ग्लास में पानी डाल लिया, सादा पानी, बिल्कुल उसमें कोई नमक कोई चीनी कुछ नहीं मौजूद, ठीक है, उस सॉल्यूशन को या उस पानी को मैं क्या कर दूंगी, कह दूंगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा ग्लास मैंने लिया, दूसरे ग्लास में मैंने क्या डाला, पानी तो है, साथ ही मैंने क्या कर दिया, 2 चम्मच भर के मैंने उसमें चीनी या नमक के डाल दिए। अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर शुगर या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो जाएगी। तो उस सॉल्यूशन का क्या नाम हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, मतलब गुस्सा आना, तो ज्यादा जो है वो चीज बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हाइपर। अब क्या चीज बढ़ रही है, हाई हो रही है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसको याद करवाने की बेसिस पे बात करूं तो अगर हम नमक की कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे ही किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आपका ब्रेन या आपका जो है वो शुगर लेवल प्लस आपका ब्लड प्रेशर, ये सब भी क्या हो जाएगा, हाई। तो आप उसको हाइपर से याद रख सकते हो कि जब भी शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंसान हाइपर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है याद करने के लिए, ताकि आपको आसानी रहे इनको समझने में। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है कि जिसमें सिर्फ पानी हो और बिल्कुल एक दो दाने जिसके हों सॉल्ट के हों, उसे क्या कह दोगे, हाइपोटोनिक कह दोगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी एक गिलास तो हो लेकिन उसके अंदर 2 या 3 चम्मच आपने क्या डाल दिया हो, सॉल्ट भी डाल दिया हो, शुगर भी डाल दी हो, तो वो कौन सा सोल्यूट बन जाएगा, या वो कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइपरटोनिक। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इस एरो का मतलब ये है कि वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है। ठीक है, गिठा लगा लें इस बात को कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस तरफ मूव करेगा, हमेशा हाइपरटोनिक की तरफ। जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हमेशा मूवमेंट वहीं से शुरू होगी और वहां तक जाएगा पानी जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये जो था मेन मकसद था हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को समझाने का, कि याद रखिएगा हाइपोटोनिक से ही हाइपरटोनिक की तरफ पानी का मूवमेंट शुरू होगी, पानी की मूवमेंट शुरू होगी, सॉरी। अच्छा, अब एक दफा वाटर पोटेंशियल भी रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ा हुआ तो है अपने अच्छे तरीके से, दोबारा से एक दफा रिकॉल हो जाएगा ना। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली। अच्छा, मूव फ्रीली का मतलब क्या होगा, एक पार्टिकल है, ये देखो, सॉरी, अच्छा जी, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, H2O लगा लेते हैं, इसके गिर्द क्या होता है, बहुत सारे जब सॉल्यूट जमा होना शुरू हो जाते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है सॉल्यूट की, तो क्या होगा, वो सारा सॉल्यूट किसके गिर्द जमा हो जाएगा, वाटर के गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी, सॉल्यूट की, तो वो क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के गिर्द जमा होना शुरू कर देगा। अब क्या पानी मूव कर सकेगा फ्रीली, कोई चीज उसको घेर लेगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल को घेर लेंगे, तो क्या पानी सही तरीके से मूव कर पाएगा, फ्रीली मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब मैं इसको दोबारा से आपको गाइड करती हूँ। हाई कॉन्सेंट्रेशन है, पानी ज्यादा है, यकीनन सॉल्यूट क्या है, कम है। जहां पर भी सॉल्यूट कम होता है, आपने वो पढ़ा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ द हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज हाई। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं, किसके पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं। यकीनन जब वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वाटर आसानी से मूव करेगा, क्योंकि सॉल्यूट वहां मौजूद नहीं है उसे घेरने के लिए, ठीक है। कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी पार्टी वहां मौजूद नहीं है कि वो उसे घेर सके। अब पानी अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, जहां चाहे मूव करे, सही। जैसे ही तो आराम से मूव कर लेगा, तो अब उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब वो फ्रीली मूव कर सकेगा तो वाटर पोटेंशियल भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो वाटर पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, वो प्योर वाटर का होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट मौजूद नहीं होता। अब जिसमें कोई सॉल्यूट मौजूद नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल क्या होगा, वाटर का फ्रीली मूव कर सकेगा। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ दिखाऊं, यहाँ आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, एक वाटर का पार्टिकल क्या होगा, यहाँ मौजूद होगा, इसके गिर्द क्या होगा, सारे सॉल्यूट के पार्टिकल घेरना शुरू कर देंगे इसे। जैसे ही वो घेरना शुरू करेंगे इसे, तो क्या होगा, ये क्या मूव कर सकेगा एक जगह से दूसरी जगह, नहीं मूव कर सकेगा, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, लो होता है, ड्यू टू दी लेस अमाउंट ऑफ दी वाटर। पानी के सॉरी, लेस अमाउंट ऑफ दी, आई एम सो सॉरी, अच्छा, वाटर पोटेंशियल जो है वो लो है, किसका, जहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उनकी क्वांटिटी या उनका अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए जो है वो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड। चलें जी चलते हैं, एक दफा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को सही तरीके से देख लेते हैं कि होता क्या है और वो किस तरह से प्लांट्स में मूव करवा रहा होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को प्लाज्मोलाइसिस सॉरी डी प्लाज्मोलाइसिस के तौर पे भी यूज किया जाता है। जब भी कभी आपसे जो है वो डेफिनेशन पूछ ली जाए डी प्लाज्मोलाइसिस की, तो आप ये बातें लिख सकते हैं उसके अंदर कि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे ही प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, जो कंटेन करता है मोर वाटर देन सेल सेप। सेल सेप क्या होगा, प्लांट के अंदर वाला है, ठीक है। प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो उसका सोल्यूशन मौजूद है उसे सेल सेप कहते हैं। सेल सेप जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अंदर सेल सेप जो होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, कैसे, सॉल्यूट उसमें ज्यादा होगा। बाहर वाला जो पानी है, ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है वो क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट जो है उसमें कम है, जबकि पानी उसमें ज्यादा है। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि पानी ज्यादा है प्लांट सेल के मुकाबले में। प्लांट सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जिस बीकर में उस प्लांट सेल को रखा गया है, उस बीकर के अंदर जो पानी है, जो सॉल्यूशन है, उसमें पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ डायग्रामेटिक तौर पे कि मैंने एक बीकर लिया, इसको हम बीकर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक बीकर मौजूद है, सही है। ये एक प्लांट सेल है, ये वाला एक क्या हो गया, ये पूरा एक प्लांट सेल हो गया, ठीक। अब इस प्लांट सेल को एक बीकर में रखा है, इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, वाटर ज्यादा है, वाटर मोर है, ठीक है, मैंने लिख दिया वाटर मोर है। पानी ज्यादा है, लेकिन क्या चीज कम होगी, सॉल्यूट लेस। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, सॉल्यूट लेस, ठीक है। सॉल्यूट आपके पास हो गया कम। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब भी मूवमेंट होगी पानी की तो वो कहां से कहां होगी, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में, है ना। ऐसा ही पढ़ा था कि पानी कहां से मूव करेगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है बेटा, वो हाइपोटोनिक है, क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपो
हाइपोटोनिक, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, हाइपोटोनिक। तो बीकर के अंदर का इन्वायरमेंट क्या है? हाइपोटोनिक। अब चलते हैं सेल की तरफ, जो प्लांट का सेल है जो कि ये है, इसकी तरफ चलते हैं कि इसका इन्वायरमेंट कैसा है। इसका इन्वायरमेंट आपके पास ये जो अंदर ऑरेंज कलर का, ओ सॉरी ग्रीन ग्रीन कलर का आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है, ये जिसको मैं डॉट्स भी लगा रही हूँ, ये सोल्यूशन कहलाता है सेल सेप। इसको हम लिख देते हैं, ये है हमारे पास सेल सेप। ओके, तो ये हमारे पास हो गया जी सेल सेप। अब सेल सेप की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, यानी कि सेल सेप क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपर क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट मोर। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? अब आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि मूवमेंट जो होगी वो किससे होगी? हाइपो से हाइपर। हाइपो से कहाँ जाएगी? हाइपर की तरफ। कि पानी जो है वो हाइपो से हमेशा मूव करेगा किसकी तरफ? हाइपर की तरफ। तो हाइपोटोनिक कौन सा सोल्यूशन है? ये वाला। तो पानी कहां से कहां की तरफ जाएगा? पानी यहां से इस सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी जाएगा। अब क्या हो जाएगा? उसे कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक, यानी कि जो इसका सेल है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्योंकि जैसे ही बाहर से कोई चीज अंदर जाएगी तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा? उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेल जो है वो फूल जाएगा, थोड़ा सा टर्जिड हो जाएगा। इस फूलने को या स्वेल होने को क्या कहेंगे? टर्जिड। ये लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं एक दफा दोबारा से इस लाइन को रीड कर रही हूं। आप जो बातें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं इससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। When a plant cell is placed in a hypotonic solution, जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख देते हैं, ऐसा सोल्यूशन जो कि मोर पानी रखता हो और लेस सॉल्यूट रखता हो, देन सेल सेप यानी कि उसमें क्या होगा? सॉल्यूट ज्यादा होगा और पानी कम होगा। ठीक है, देन एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब पानी का अंदर आना। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाना। एंडो का मतलब एंटर होना। तो तब क्या होगी? एंडोऑस्मोसिस होगी, पानी अंदर की तरफ आएगा। एंड वाटर एंटर्स द प्लांट, पानी जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द सेल बिकम टर्जिड, जिसकी वजह से सेल जो है वो फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। उस सिचुएशन को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, या फिर उस सेल को कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आगे चलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को सही तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर प्लांट सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा। अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा? अब पहले हाइपरटोनिक को दोबारा देख लो। सॉल्यूशन कंटेन लेस वाटर। हाइपरटोनिक में पढ़ा था ना कि क्या ज्यादा होगी? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जबकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। ओके, एंड मोर सॉल्यूट ज्यादा है। देन सेल सेप आपको पता है सेल के अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसे सेल सेप कहते हैं। देन एक्सोओस्मोसिस टेक प्लेस, तो क्या होगा? एक्सोओस्मोसिस हो जाएगी। एक्सो का मतलब पानी बाहर की तरफ निकल आएगा। एंड वाटर लीव्स द प्लांट सेल, और पानी जो है वो प्लांट सेल को छोड़कर, प्लांट सेल से निकलकर बाहर वाले सॉल्यूशन में आ जाएगा। एज अ रिजल्ट द सेल साइटोप्लाज्म श्रिंक्स, जिसकी वजह से जब सारा पानी अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा तो सेल का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा फ्रॉम सेल वॉल, और वो सेल वॉल से अलग हो जाएगा एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। और उस सेल को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे कि ये प्लाज्मोलाइज हो चुका है। डीप्लाज्मोलाइज का मतलब क्या था? फूल गया था। और प्लाज्मोलाइज का मतलब क्या था? वो सुकड़ गया था। इसलिए इसे क्या कह दिया? प्लाज्मोलाइज्ड कह दिया। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं डायग्रामेटिक तौर पे। इसको हमने एक बीकर में लिया, ठीक है। बीकर के अंदर कौन सा सॉल्यूशन मौजूद है? हाइपरटोनिक, यानी कि सॉल्यूट ज्यादा है।
सॉल्यूट मोर, कि इसमें नमक वाला पानी ज्यादा है, इन सॉल्ट वाटर कह सकते हैं इसको। नमक वाला पानी क्या है, यानी कि नमक ज्यादा डाला हुआ है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें नमक ज्यादा हो या सॉल्यूट ज्यादा हो। नमक और सॉल्यूट एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर और सॉल्वेंट एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है। तो मैं सॉल्यूट लूं या सॉल्ट वाटर लूं, तो सॉल्ट लूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, जबकि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कम, लेस वाटर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट ज्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक हो जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, सेल है, सेल के अंदर जो यहाँ पर मौजूद था येलो, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये जो है इसको कहेंगे सेल सेप। अब सेल सेप का जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बाहर वाले सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले कम थी, ठीक है। बाहर ज्यादा पानी था ना, नमक वाला, अंदर इतना नहीं था, अंदर इतने मिनरल्स, इतना सॉल्यूट मौजूद नहीं था, बाहर ज्यादा हो गया, ठीक है। बाहर ज्यादा हो गया तो मैंने इसे हाइपरटोनिक कह दिया, और जो अंदर वाला हो गया, अब अंदर वाले को क्या कंसीडर करूंगी, अंदर वाला हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्यों हाइपोटोनिक क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसीलिए हमने इसे क्या कंसीडर कर लिया, इसके मुकाबले में। रेफरेंस देखिएगा, यहां अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो डेफिनेटली अंदर की तरफ सॉल्यूट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, मूवमेंट अब होगी बाहर की तरफ, एक्सो ओस्मोसिस, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा था पानी मूव करेगा कहां से कहां, हाइपो से हाइपर। बात समझ आई अब मेरी आप लोगों को, हाइपो से कहां मूव करेगा, हाइपर की तरफ। तो इस वक्त हाइपो कौन है, ये वाला प्लांट सेल जो है वो हाइपो है, ये प्लांट सेल क्या है, हाइपो है। तो पानी कहां मूव करेगा, हाइपो से हाइपरटोनिक में, सेल के अंदर से लेकर कहां की तरफ, बाहर की तरफ। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि पानी अंदर का सारा कहां चला गया, बाहर चला गया। अब जब जो चीज बाहर निकल जाएगी तो वो सेल क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, या इस टाइप के सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक, और इस प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। अब एक सोल्यूशन और होता है जिसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब भी प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला। जब भी प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, ऐसा सॉल्यूशन जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखता हो इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, कि अगर जैसे सेल में, मैं अंदाजन बता रही हूँ, अगर सेल में 1 चम्मच नमक है, सेल के अंदर वाले हिस्से में, प्लांट सेल के अंदर अगर अंदाजन 1 चम्मच बोला है मैंने, ठीक है, ये नहीं कि मैं काउंट करके बता रही हूँ। तो अगर एक अंदाजे से बैलेंस करके ले लो, 1 ग्राम अगर उसके अंदर नमक है, तो बाहर वाले बीकर के अंदर भी कितना नमक होना चाहिए, 1 ही ग्राम होना चाहिए। तो आप दोनों क्या होगा, अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इनमें से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हाइपरटोनिक कौन सा और हाइपोटोनिक कौन सा है। तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें अंदर वाली कॉन्सेंट्रेशन और बाहर वाली कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूट की सेम हो, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ये अमाउंट ऑफ द वाटर सेम हो, तो हम उस सोल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देन वाटर नीदर लीव्स द सेल नॉर एड इनटू द सेल। तो ना ही, क्योंकि हाइपो से हाइपर में जाना है पानी ने, अब ना ही इसमें हाइपो पता है कौन सा है, ना ही हाइपर पता है कौन सा है, तो कैसे जाएगा पानी, कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो ना ही सेल को लीव कर रहा होगा, ना ही उसमें दाखिल हो रहा होगा। तो मुसलसल जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, लीव करेगा, जितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर से लीव करेंगे, अंदर से यहाँ से लीव करेंगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल वापस आएंगे। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर आया, तो ये मुसलसल काम चलता रहेगा। तो ऐसे सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं, ठीक है। कौन सा सेल कहते हैं, फ्लैसिड सेल कहते हैं, जिसमें से पानी निकले और वापस आ जाए। पिचका हुआ सेल कहेंगे, जो बिल्कुल मतलब कंडीशन उसकी नॉर्मल होगी, लेकिन बिल्कुल श्रिंक नहीं हुआ होगा, नॉर्मल रहेगा, कि पानी बाहर जाए फिर अंदर आए, फिर बाहर जाए फिर अंदर जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सही। आई होप स्टूडेंट्स आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह आगे की चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे।
प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। ये 4 ग्रुप्स हैं प्लांट के। इनको आप इन सॉल्ट वाटर की बेसिस पे, इनके इन्वायरमेंट, इनके सॉइल की बेसिस पे आप लोग इसे पढ़ोगे। और फिर हम आगे चलेंगे एक्सक्रीशन की तरफ और थर्मो रेगुलेशन की तरफ। तो बच्चों आज का लेक्चर हो सकता है, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।